हेलो एंड वेलकम ऑन स्टडी ग्लॉज। स्टडी ग्लॉज पर आप सभी लोगों का स्वागत है और आप लोगों के लिए बैंकिंग अवेयरनेस फरवरी मंथ का पार्ट 1 लेक्चर लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। मेरा नाम है दीपक और हम लोगों ने जनवरी मंथ का बैंकिंग अवेयरनेस कवर किया था। तो आप लोगों में से जिन्होंने भी वो लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग उसे कवर करो और उसके बाद में हम लोग पार्ट 1 जो है उसको हम लोग शुरू करने वाले हैं। आप लोग को पता होगा कि आरबीआई असिस्टेंट की अभी वैकेंसी निकली हुई है, तो आप उसका फॉर्म जरूर फिलअप कीजिएगा। लगभग 1000 के आसपास वो वैकेंसीज है। आईबीपीएस का जो भी आप लोग एग्जाम देने वाले हैं उसके अंदर ये वीडियोस जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कारवा को, बैंकिंग अवेयरनेस फरवरी मंथ पार्ट 1 को। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप लोगों को लेक्चर की पीडीएफ जो है वो अवेलेबल करवा दी जाएगी। इसके साथ में भी आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। जो भी न्यू अपडेट्स हैं वो आप लोगों को इंस्टा पर अवेलेबल करवा दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 2 नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइनें जो हैं वो स्थापित की हैं। अब ये दोनों जो हैं वो कहां पर लोकेटेड हैं? तो ये लोकेटेड है नासिक और देवास के अंदर। नासिक स्थित है महाराष्ट्र में और देवास स्थित है आपके मध्य प्रदेश में। देखिए नोट जो है वो 10 रुपए का नोट आता है, 20 का आता है, 50 का आता है, 100 रुपीज का आता है, 200 रुपीज का आता है, 500 का आता है, 2000 रुपीज का आता है। बेसिकली अभी 2000 रुपीज का नोट जो है वो एटीएम से भी विड्रॉ नहीं हो रहा है। काफी कम नोट जो है वो मार्केट में दिखाई देते हैं। तो जितनी ज्यादा बड़ी करेंसी मार्केट के अंदर रहती है उस गवर्नमेंट की उतनी ही साख जो है वो कम होती है। ये मान के चलिएगा कि जिस कंट्री की जितनी ज्यादा बड़ी करेंसी होगी उस कंट्री की इकोनॉमी जो है वो उतनी ही डाउन होगी। जैसे जिम्बाब्वे वगैरह देश में आप लोग जाएंगे तो वहां पर चाय पीने के लिए भी आप लोगों को एक पूरा थैला लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर नासिक और देवास के अंदर ये दोनों लाइनें स्थापित की गई हैं। यहां पर मैं कुछ नोट जो है वो आप लोग को बता रहा हूं। जैसे 10 रुपए का नोट आता है तो 10 रुपए के नोट पर उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर जो है इसका पहिए का जो निशान है उसका सिंबल यहां पर बना रहता है। इसके बाद में 20 रुपए का जो नोट आता है उस पर एलोरा एलोरा की जो गुफाएं हैं, केव्स हैं, उनका सिंबल आता है। 50 रुपए के नोट पर हम्पी मंदिर आता है। 200 पे क्या आता है? रानी की वाव। इसके बाद में 500 रुपीज पे क्या आता है? 2000 रुपीज पे क्या आता है? 100 रुपीज पे। ये जितने भी मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं इनका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि SPMCIL ने अपनी करेंसी नोट यानी कि प्रेस जो है वो लाइन कहां पर स्थापित की है? एक तो नासिक के अंदर स्थापित की है और देवास के अंदर स्थापित की है। तो दोनों जगह जो है वो आप लोगों को अच्छे से याद करनी है। यहां पर केवल नोटों की छपाई नहीं होती है, और भी कई छपाइयां जो हैं वो होती हैं। जैसे हम लोग कहें पासपोर्ट, तो पासपोर्ट जो है वो भी नासिक और देवास के अंदर प्रिंट किए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के देवास में और महाराष्ट्र के नासिक के अंदर ये दोनों लाइनें जो हैं वो स्थापित हो चुकी हैं। लेकिन टोटल आप लोग यहां पर देख रहे होंगे कि बैंक नोट की छपाई और आपूर्ति के लिए 4 प्रिंटिंग प्रेसें हैं। तो 4 में से 2 तो हो गई नासिक और देवास में, 2 और कौन कौन सी हैं? एक तो है कर्नाटक के मैसूर के अंदर और दूसरी कहां पर है? वेस्ट बंगाल के सालबोनी के अंदर है। ये दोनों जो हैं ये किसके कंट्रोल के अंदर हैं? ये है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के जो भी यहां पर मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड है इसके अंडर में ये दोनों संस्थाएं काम करती हैं जो कि मैसूर और सालबोनी के अंदर स्थित हैं। यदि हम लोग SPMCIL की बात करें तो भारत सरकार के स्वामित्व वाली मिनी रत्न कंपनी है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि भारत के अंदर महारत्न कंपनी कितनी है और मिनी रत्न कंपनी जो है वो कितनी है। तो इनका काम केवल नोट जो है उसको प्रिंट करना ही नहीं है, इसके साथ में स्टाम्प पेपर है, डाक टिकट है, पासपोर्ट है, वीजा है, चेक है, बॉन्ड है ना, वारंट जो है, ये सब जो है ये प्रिंट करते हैं। इसके साथ में जो इंक वगैरह है वो भी काम में आती है। अच्छा, ये जो नोट पे इंक यूज में ली जाती है, नोट पे इंक यूज में ली जाती है, जैसे आप लोग वोट करने के लिए जाते हैं तो वोटिंग के लिए भी एक इंक जो है वो आपके फिंगर पर लगाई जाती है। AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट जो है उससे वो निर्मित होती है। ठीक है, तो याद रखना इन सारे फैक्ट्स को। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। भारतीय स्टेट बैंक ने यानी कि कितने मिलियन डॉलर जो है वो फार्मोसा बॉन्ड जो है वो जारी किए हैं रिसेंटली, और भारत INX गिफ्ट IFSC पर जारी करने को सूचीबद्ध किया गया है। देखिए यहां पर कुछ टर्म जो है वो लिखी गई हैं।
यहां पर गिफ्ट सिटी, जैसे गिफ्ट सिटी आपको पता है गुजरात के अंदर स्थित है, यहां पर आईएफएससी लिखा हुआ है, इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज कोड जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, आईएफएससी कोड जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड जो है ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो यहां पर सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी इसका करेक्ट आंसर है। $300 मिलियन जो है इसके रिसेंटली फार्मोसा बॉन्ड जो है वो जारी किए गए हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक ने $30 करोड़ या फिर हम लोग यदि बात करें $300 मिलियन जो है वो रिसेंटली फार्मोसा बॉन्ड जारी किए गए हैं। अभी हम लोग बॉन्ड की यदि बात करें तो बॉन्ड बेसिकली क्या होते हैं, देखिए इसको जारी करने वाली संस्था जो है वो तो आरबीआई है, लेकिन सरकार को जब पैसों की जरूरत होती है तो आरबीआई से कहती है कि आप जो है वो बॉन्ड जारी कीजिए। जब वो मार्केट के अंदर बॉन्ड रिलीज करते हैं तो जो भी व्यक्ति बॉन्ड खरीदता है वो बॉन्ड के बदले पैसे जमा कराता है, और वो पैसे कहां पहुंचते हैं, वो आरबीआई के पास में पहुंचते हैं, और आरबीआई जो है वो सरकार के पास में पहुंचाती है। तो बॉन्ड बेसिकली मार्केट के अंदर जो भी लिक्विडिटी है इसको डिक्रीज करने का काम करती है। आप लोग देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जब भी जारी की जाती है तो उसमें रेपो रेट रहता है, रिवर्स रेपो रेट रहता है, सीआरआर रहता है, एसएलआर रहता है, बैंक रेट रहता है, एमएसएफ रहता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये सब क्या है कि मार्केट के अंदर जितना भी इन्फ्लेशन है इसको कंट्रोल करने के लिए, लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए ये सारे हथकंडे जो हैं वो आरबीआई अपनाती है। ठीक वैसे ही यदि मान लीजिए कि लिक्विडिटी ज्यादा बढ़ चुकी है तो मार्केट से पैसा खींच कर यानी कि वहां से सक करके सरकार के पास में पहुंचाने का भी एक तरीका क्या है, वो है बॉन्ड। तो रिसेंटली फार्मोसा बॉन्ड जो है वो $300 मिलियन के रिलीज किए गए हैं, और भाई भारत आईएनएस गिफ्ट, ये यहां पे आप लोग देख रहे हैं आईएफएससी पर जारी करने को सूचीबद्ध किया गया है। तो यहां पर धन जुटाने के लिए पहली भारतीय इकाई है, ध्यान रखना पहली भारतीय इकाई है धन जुटाने के लिए, और जो ताइवान में जारी एक बॉन्ड है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, एसबीआई पहला जारी करता था जिसने ग्रीन बॉन्ड, अब वापस से एक टर्म हमारे पास में और आ चुकी है, व्हाट इज ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड वो होते हैं जिन बॉन्डों से पैसा सरकार के पास में कलेक्ट हुआ है उनको बेसिकली एक्सपांड किया जाएगा, एक्सपेंडिचर किया जाएगा, खर्च किया जाएगा, कहां पर, एनवायरमेंट के ऊपर, ग्रीनरी के ऊपर खर्च किया जाएगा, उनको हम लोग ग्रीन बॉन्ड जो है वो कहते हैं। इनको नवंबर 2021 में लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से सूचीबद्ध किया गया था। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं लग्जमबर्ग स्टॉक मार्केट। अच्छा, यहां पे दो टर्म जो है वो आप लोग समझिए, एक को तो हम लोग कहते हैं जीडीआर, एक टर्म होती है जीडीआर और एक टर्म होती है एडीआर। दोनों को टर्म को यदि आप लोग समझोगे तो आप लोग को एक थर्ड टर्म आप लोग को समझ में आएगी जिसको हम लोग कहते हैं मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड आप लोग को पता है कि एक इंडियन बॉन्ड है जिसको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लिस्टेड किया गया था। जीडीआर क्या है, ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट होती है ये। मान लीजिए कि कोई इंडियन जो है वो शेयर है, उसको इंटरनेशनल मार्केट में उतारना है, तो इंटरनेशनल मार्केट में उतारने के लिए सबसे पहले अमेरिकन डॉलर जो है उसके अंदर जो भी कंपनीज हैं उसको अमेरिकन डॉलर के अंदर काउंट करती है, और इंटरनेशनल मार्केट जो है उसके अंदर उसको उतारती है। तो ये कहलाता है क्या, ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट ये कहलाता है। लेकिन जब कोई शेयर है उसको अमेरिकन मार्केट के अंदर ही, अमेरिकन डॉलर के अंदर ही और अमेरिकन सिटीजन्स के लिए ही लिस्टेड किया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट। तो दोनों आप लोगों को ये टर्म याद रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार एग्जाम्स के अंदर भी पूछी जाती है। एसबीआई की यदि हम लोग बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। फाउंड किया गया था 1 जुलाई 1955 को, हेडक्वार्टर्स है मुंबई के अंदर, और इसके चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खर्रा जो हैं ये इसके चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर एग्जाम से पहले देख के जाइएगा। रिसेंटली क्या हुआ है कि विच स्टेट टॉप्स इंडियाज लिस्ट इन द नंबर ऑफ एमएसएमई, है ना। तो जो एमएसएमई है, एमएसएमई के अंदर एससी एंटरप्रेन्योर जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर हैं, तो कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर है, तो महाराष्ट्र जो है वो इसमें टॉप पोजीशन पर है। देखिए एमएसएमई की बात करें तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, और यहां पर उद्यम यानी कि रिसेंटली एंटरप्रेन्योर। देखिए एंटरप्रेन्योर से हम एक टर्म जो है उसको रिलेट करना चाहते हैं, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं स्टार्टअप। उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्टअप हम लोग कहते हैं। जो भी आपके पास में इनोवेटिव आइडियाज हैं उनका इस्तेमाल करके यदि कोई नया बिजनेस हम लोग शुरू कर रहे हैं तो उसको स्टार्टअप कहते हैं।
और स्टार्टअप के अंदर जो व्यक्ति इन्वेस्ट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो होता है एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर उसको कहा जाता है। अब स्टार्टर जो है, स्टार्टअप जो है वो क्या करता है कि जितने भी एंजल इन्वेस्टर्स हैं, एंजल इन्वेस्टर जो हैं इनको प्रॉफिट कैसे देता है, ये एंजल इन्वेस्टर ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया तो यहाँ पर स्टार्टअप ने इसको शेयर रिलीज किए हैं। जो भी पर्टिकुलर दाम है उस शेयर के, उससे कम दाम पे इसको शेयर करेंगे। मतलब यहाँ पे देखिए कि यदि मान लीजिए कि एक शेयर जो है उसकी कीमत 100 रुपीज है, तो ये क्या करेंगे इसको, ये एंजल जो इन्वेस्टर है इसको कितने रुपए पे खरीद लेगा, इसको खरीदेगा 80 रुपए पे ये खरीद लेगा, ठीक है। लेकिन उसको ये पता है कि जब वापस से इस शेयर को बेचेगा तो ये जो कीमत है ना, ये 20 रुपीज के डिफरेंस के साथ में उसको मिल जाएगी। तो ये लिमिट जो है ना उसको मिल रही है, तो यही क्या है, उसका प्रॉफिट है। तो महाराष्ट्र जो है ये आप लोग को याद रखना है, एमएसएमई की संख्या में भारत की सूची में राज्य जो है वो महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे आया है। हम लोग स्टार्टअप की बात कर रहे हैं तो आप लोग को दो टर्म मैं आप लोग को और समझा देता हूं। जैसे हम लोग बात करते हैं यूनिकॉर्न की, एक तो बात है यूनिकॉर्न की, ठीक है, और एक है डेकाकॉर्न। ये दोनों टर्म जो है वो भी आप लोग सीख लीजिए। यूनिकॉर्न और डेकाकॉर्न जो है वो क्या होते हैं। यूनि का मीन्स होता है एक, मतलब ऐसा कोई स्टार्टअप जिसका टर्नओवर जो है वो कितना पहुंच चुका है, $1 अरब जो है वो पहुंच चुका है, $1 अरब जो है वो पहुंच चुका है, उसको हम लोग यूनिकॉर्न में रखेंगे। और यूनिकॉर्न के अंदर भारत का जो स्थान है वो थर्ड पोजीशन पर है भारत, क्योंकि 2021 के अंदर भारत में कुल 34 स्टार्टअप जो थे वो यूनिकॉर्न की कैटेगरी के अंदर आ गए थे। पहली पोजीशन पर कौन है, यूएसए है। फर्स्ट पे आप लोग नोट कीजिएगा यूएसए है, सेकंड पर कौन है, चाइना है, और थर्ड पे कौन है, थर्ड पे इंडिया आ चुका है। लेकिन अब ये डेकाकॉन क्या चीज है, डेकाकॉन में यहां पर डेका का मीन्स होता है 10। तो जब कोई स्टार्टअप अपने $10 अरब को टच कर लेता है तो उसको डेकाकॉन की कैटेगरी में रखा जाता है। आई थिंक आपको ये नॉलेज जो है वो अच्छी लग रही होगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए कि अनुसूचित जातियों के उद्यमी जो हैं, एंटरप्रेन्योर जो हैं, उनको एमएसएमई जो है अब उनकी संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है, 96,805 यानी कि 96,805 उद्यमी जो हैं वो महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा हैं। और भारत के अंदर महाराष्ट्र कौन सी पोजीशन पर आ चुका है, फर्स्ट पोजीशन पर आ चुका है, ठीक है, इतना आप लोगों को याद रहेगा। अब देखिए कि केंद्रीय एमएसएमई जो मंत्रालय में विकास आयोग के कार्यालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 42,997 उद्यमियों के साथ तमिलनाडु और राजस्थान जो है वो दूसरे और तीसरे स्थान पर है ना। तो तमिलनाडु कौन सी पोजीशन पर है, वो है सेकंड रैंक पर, और राजस्थान कौन सी पोजीशन पर है, वो है थर्ड पोजीशन पर। और यहाँ पर एंटरप्रेन्योर जो है वो कितने हैं, 42,000 जो है वो लगभग वो तमिलनाडु के अंदर है, और 38,000 के आसपास किसमें है, राजस्थान के अंदर है, और 96,000 के साथ में महाराष्ट्र जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर है। याद रहेगा ना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप लोग, आरबीआई ने इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड लखनऊ पर कई प्रतिबंध जो है वो लगाए हैं, इसमें जो विड्रॉल की लिमिट है वो भी शामिल है। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में होगा बी, मतलब विड्रॉल करने की लिमिट जो है वो 1 लाख रुपए यहां पर तय कर दी गई है, इससे ज्यादा जो है वो विड्रॉल नहीं कर सकते। अब ये जो है पूरा का पूरा सैंक्शन जो लगाए गए हैं वो क्यों लगाए गए हैं, कौन सा इसमें एक्ट जो है वो काम करता है। तो आपको बैंकिंग एक्ट आप लोगों को पता होगा, जो कि कब आया था, 1949 के अंदर ये जो था वो एक्ट लाया गया था। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि सेक्शन 1 है, ठीक है, इसका एक सेक्शन है 35A, और एक्ट कौन सा काम कर रहा है यहाँ पर, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। भाई ये जो 1949 है ना, इसको रट लेना, ये एग्जाम में आता है, ईयर में आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड लखनऊ पर जो विड्रॉल लिमिट है वो 1 लाख रुपए की इन्होंने तय कर दी है, ठीक है। और ये सैंक्शन जो हैं, ये जितना भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, ये 28 जनवरी 2022 को व्यवसायिक घंटों की बंद होने से लागू हो चुके हैं। मतलब 28 जनवरी से जो है इनको क्या कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। और आरबीआई ने रिसेंटली ये भी कहा है कि लखनऊ के अंदर जो भी स्थित सहकारी बैंक है, इसकी पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी ऋण और अग्रिम को अनुदान, है ना,
या नवीनीकृत जो है वो नहीं करेगा या कोई निवेश जो है वो नहीं करेगा। अच्छा, लखनऊ के अंदर जो है, लखनऊ के अंदर बेसिकली किसके हेडक्वार्टर्स हैं? लखनऊ के अंदर ऐसा कौन सा बैंक है जिसके हेडक्वार्टर्स हैं? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, पॉप्स का हम लोग देख रहे हैं। पॉप्स इज इंडियाज फर्स्ट इंटेलिजेंट मैसेंजर। अच्छा, मैसेंजर भी जो है वो इंटेलिजेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कई बार आप लोग देखते होंगे कि आप मैसेज टाइप कर रहे हैं लेकिन एक स्पेलिंग जो है वो पहले से ही वहां पे आपको दिखने लग जाती है। ये हम लोग इसको कहेंगे कि एक इंटेलिजेंट मैसेजिंग ही वो चल रही है उसके अंदर, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो काम में ली गई है। तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि पॉप जो है वो भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक है। किस संस्था ने यह सुविधा जो है वो शुरू की है? तो फिफ्थ नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा पेटीएम मनी। तो रिसेंटली यहां पर जब भी आप लोग जो है बॉट का आप लोगों ने नाम सुना होगा, है ना? बॉट, चैट बॉट सुना है क्या? चैट बॉट, चैट बॉट में क्या होता है कि अपना कोई भी क्वेश्चन वहां पर आप लोग लिखते हैं, उसके बाद में वो आंसर करना शुरू कर देता है। ठीक है, लेकिन वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो काम करती है। तो रिसेंटली पेटीएम मनी ने कुछ ऐसा ही जो है यहां पर लॉन्च किया है। तो पेटीएम मनी ने भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स जो है इसको पेश किया है। कंपनी ने पॉप्स लॉन्च किया है जिसके साथ उपयोगकर्ता अपने स्टॉक से संबंधित विशिष्ट जानकारी क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। स्टॉक से संबंधित, स्टॉक मार्केट के अंदर क्या रेट्स चल रही हैं उससे संबंधित है, कौन से जो है वो शेयर्स ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, तो ये जो है उसकी जानकारी, इंफॉर्मेशन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो के बारे में जो भी वहां पर एनालिसिस है, ठीक है, मार्केट की जो भी न्यूज है वो सारा जो है उस ऐप के माध्यम से क्या हो जाएगा, उनको पता लग जाएगा। तो भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक इंटेलिजेंट मैसेंजर जो है वो कौन बना है? पॉप्स बना है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, तो द प्लेटफॉर्म विल आल्सो सर्व एज मार्केट प्लेस टू ऑफर, यहां पर आप लोग देख सकते हैं सोफिस्टिकेटेड स्टॉक, यहां पर रिकमेंडेशन, यानी कि सोफिस्टिकेटेड यानी कि स्टॉक मार्केट जो है वो हर किसी के समझ में आता नहीं है, काफी टिपिकल ये टास्क रहता है। तो उसमें थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी और फैसिलिटीज इंप्रूव करने के लिए पॉप जो है इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है। पेटीएम मनी की यदि हम लोग बात करें तो इसके सीईओ कौन है? वरुण श्रीधर हैं। हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु के अंदर और फाउंड किया गया था 20 सितंबर 2017 को। पेटीएम के फाउंडर कौन है? विजय शेखर शर्मा जो हैं वो पेटीएम के फाउंडर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। फिक्की हैज पार्टनर विथ विच कंपनी टू सपोर्ट 5 लाख वुमेन लेड स्मॉल बिजनेसेस अक्रॉस इंडिया। तो महिलाओं के नेतृत्व वाले जो छोटे व्यवसाय हैं इनका समर्थन करने के लिए फिक्की ने किसके साथ में जो है वो भागीदारी की है? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? मेटा के साथ में। ये तो आप लोग को पता ही होगा कि फेसबुक जो है इसका नाम चेंज किया गया मेटा के नाम पर। अच्छा, मेटा होता क्या है? मेटा होता क्या है? आप लोगों ने यदि हिस्ट्री पढ़ी हो ना तो मेटा क्या होता है मुझे बताइएगा कि मेटा जो है इसकी बेसिकली नाम किस चीज पर है ना? मेटा जो है इसका नाम किस चीज पर है। लेकिन जब फेसबुक ने अपना नाम चेंज किया मेटा, तो इसके शेयर मार्केट के अंदर जो शेयर्स के दाम है वो काफी नीचे गिर गए थे, बहुत नुकसान हुआ था जब ये नाम चेंज किए गए। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि महिलाओं को लीडरशिप जो है वो प्रोवाइड कराने के लिए किस कंपनी के साथ में भागीदारी की है? तो मेटा के साथ में की है। अच्छा देखिए, महिला, जब हम लोग बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की तो आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी जिसको हम लोग कहते हैं जेंडर बजटिंग, है ना? जेंडर बजटिंग जो है उसको कहा जाता है। और जेंडर बजटिंग के अंदर क्या होता है कि वुमेन एम्पावरमेंट को इंक्रीज करने के लिए बजट में जब अलग से प्रावधान किए जाते हैं तो उसको हम लोग जेंडर बजटिंग कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी है मेटा ने पूरे भारत में 5 लाख महिलाओं के, याद रखना, 5 लाख महिलाओं के लीडरशिप के अंदर छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए उद्योग निकाय फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के साथ में क्या की है? भागीदारी की है। ठीक है, मेटा ने इस पहल को क्या नाम दिया है? इस पहल को नाम दिया है शी मीन्स बिजनेस, है ना? तो हैशटैग लिखा हुआ है, हैशटैग शी मीन्स बिजनेस जो है इस कार्यक्रम के तहत यहां पर एम्पावरिंग की जाएगी। ठीक है, चलिए, तो यह पहल महिलाओं के लिए एक सहायक पारिस्थितिकी, एक इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो क्रिएट करेगी, उन्हें देश के समग्र विकास में योगदानकर्ता बनने के लिए क्या करेगी? प्रेरित करेगी।
मेटा की यदि हम लोग बात करें तो सीईओ है मार्क जुकरबर्ग, हेडक्वार्टर्स है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। और फिक्की के प्रेसिडेंट कौन है, ये आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। संजीव मेहता जो है वो फिक्की के प्रेसिडेंट हैं और इसको फाउंड किया गया था 1927 के अंदर। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर क्वेश्चन। सरकार ने नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड जो है को किस कंपनी को 12,100 करोड़ रुपए में बेचने को मंजूरी दी है। तो ये सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है, घाटे में चल रही थी, सरकार ने अनुमति दी। क्या करेक्ट आंसर होगा, टाटा स्टील जो है वो अब इसका क्या करेगी, इसका अधिग्रहण करेगी। तो टाटा ने रिसेंटली, आपको पता ही है कि महाराजा जो एयरलाइंस है ना, इसका क्या कर लिया है, 18,000 करोड़ के अंदर इसको वापस से ले लिया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। तो टाटा कंपनी जो है, टाटा कंपनी लॉन्ग्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड, इसके द्वारा क्या किया जाएगा, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड जो है इसका क्या किया जाएगा, अधिग्रहण किया जाएगा 12,100 करोड़ रुपए में, जो कि कहां पर स्थित है, उड़ीसा के अंदर ये स्थित है। टाटा स्टील की यदि हम लोग बात करें तो फाउंड किया गया था इसको 25 अगस्त 1907 को जमशेदपुर में, इसके जो है हेडक्वार्टर्स हैं, वहां पे इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो कहां पे है, हेडक्वार्टर्स तो मुंबई में है। बेसिकली इसको फाउंड किया गया था जमशेदपुर के अंदर। सीईओ जो है वो कौन है, टी नरवेंद्रन, है ना, टीवी नरेंद्रन जो है वो क्या है, इसके सीईओ हैं। फाउंडर कौन है, जमशेदजी टाटा है। हेडक्वार्टर्स कहां पर है, मुंबई के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली आपको पता है कि 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे जो है वो प्रेजेंट किया गया। बजट प्रेजेंट किया गया 1 फरवरी को, और उससे एक दिन पहले 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे जो है उसको प्रेजेंट किया गया। वहां पर यह बताया गया कि 2023 के लिए जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी वृद्धि दर का क्या अनुमान लगाया है। तो यहां पर 2023 के लिए आप लोग याद रखना 8 से 8.5% जो है ये अनुमान लगाया गया है, जबकि 2022 के लिए वो 9.2% है। कंफ्यूज मत हो जाना, 2022 के लिए 9.2% है, जबकि 2023 के लिए 8 से 8.5% जो है वो यहां पर अनुमान लगाया गया है। तो इकोनॉमिक सर्वे जो भी लास्ट ईयर यानी कि देश ने जो भी प्राप्त किया है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी, उस सारे आंकड़ों को इकोनॉमिक सर्वे के अंदर क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो 2 पार्ट के अंदर आता है। एक तो लास्ट ईयर के जो आंकड़े हैं वो दिखाई जाते हैं, और नेक्स्ट ईयर के जो आंकड़े हैं, जो अनुमानित आंकड़े हैं, वो भी उसके अंदर लिखे जाते हैं इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, जो कि बजट से एक दिन पहले आता है। और 1 फरवरी को बजट भी प्रस्तुत किया गया था। अच्छा, यहां पर एक टर्म है जिसको हम लोग कह रहे हैं फाइनेंशियल ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको यदि आप लोग समझेंगे ना तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। बेसिकली एक आम इंसान जो है फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या समझता है कि एक ऐसा फाइनेंशियल ईयर जो कि शुरू हुआ है 1 अप्रैल को, लेकिन समाप्त हुआ है कब, 31 मार्च को। ये आपकी फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन है, लेकिन ये क्या है, ये गलत है। एग्जैक्ट में क्या होती है कि एक ऐसा ईयर जो कि 31 मार्च को समाप्त हो। यहां पर स्टार्टिंग की डेट जो है वो नहीं लिखी गई है। कहां पे लिखा हुआ है, कंपनी एक्ट 2013 जब आप लोग पढ़ेंगे वहां पर उसके अंदर लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल ईयर जो है उसकी डेट है क्या, 31 मार्च को जो समाप्त होता है। अच्छा, केवल यहां पर यही क्यों लिखा गया है, इसके 3 जो है वो आपको टर्म समझनी पड़ेगी। क्या टर्म्स हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी जो है वो 1 जनवरी 2020 को स्थापित हुई है, दूसरी कंपनी 1 दिसंबर 2020 को स्थापित हुई है, और एक कंपनी जो है वो 1 अप्रैल को स्थापित हुई है। अब तीनों के अंदर फाइनेंशियल ईयर जो है वो अलग अलग होंगे। जो कंपनी 1 जनवरी 2020 को स्थापित हुई है, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि ये अपना ईयर जो है इसको क्रॉस करेगी, 2021 के अंदर जाएगी, और 2021 में कब तक जाएगी, 31 मार्च 2021 तक ये जाएगी। ठीक है, यहां पर भी ये फाइनेंशियल ईयर जो है वो क्रॉस होगा, ईयर क्रॉस होगा, 2021 यहां पर हो जाएगा, और ये भी कहां तक जाएगा, 31 मार्च 2021 तक जाएगा। फिर 1 अप्रैल 2020 की यदि हम लोग बात करें तो ये भी कहां तक जाएगा, 2021, ईयर तो क्रॉस हो गया, और यहां पर लिख देंगे हम लोग 31 मार्च 2021। तो यहां पर आप लोग एक कॉमन चीज देख रहे हैं कि हर जो मंथ है यानी कि फाइनेंशियल ईयर वो 31 मार्च को ही समाप्त हो रहा है। देखिए अब यदि मान लीजिए कि किसी भी एग्जाम में पूछे कि फाइनेंशियल ईयर जो है इसकी मिनिमम, फाइनेंशियल ईयर मिनिमम कितने महीने का होता है, तो यदि हम लोग यहां से काउंट करें 1 दिसंबर से, तो केवल 4 महीने का ही यहां पर क्या हुआ, फाइनेंशियल ईयर हुआ। ठीक है,
यहां पर कितना हुआ, ये 12 महीने का हुआ, और यहां पर कितना हुआ, ये टोटल 15 महीने का हो गया। तो मिनिमम जो फाइनेंशियल ईयर हो सकता है वो 4 महीने का होगा, मैक्सिमम हो सकता है 15 महीने का, ठीक है, और स्टैंडर्ड कितना होता है, 12 महीने का होता है, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल ईयर के बारे में आपको बात याद रखनी है कि जो 31 मार्च को समाप्त होता है ना, वो क्या कहलाता है, फाइनेंशियल ईयर जो है वो कहलाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म जो है मैंने आप लोग को बता दी है। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान जो है वो 9.2% है, लेकिन ये कब तक के लिए है, ये 2022 का है, लेकिन 2023 का कितना है, 8 टू 8.5% है ना, अगले वर्ष के लिए, मतलब 2023 के लिए। और क्वेश्चन के अंदर मार्च 2023 तो पूछा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस महीने को यूपीआई सुरक्षा और जागरूकता माह के रूप में मनाया गया है। तो नाइन्थ क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर आपके पास में क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर है। तो सबसे पहले हम लोग यदि यूपीआई जो इसकी बात करें, यूपीआई सुरक्षा सप्ताह की यदि हम लोग बात करें, तो सप्ताह जो है वीक वो 1 से लेकर 7 फेब तक, 1 से लेकर 7 फेब तक मनाया गया। और यदि मंथ की बात करें तो फेब मंथ जो है ये किस में मनाया गया, ये अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया गया है, ठीक है। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और रिसेंटली भारत के नेबरिंग कंट्री नेपाल के अंदर यूपीआई सबसे पहले जारी किया गया है। तो नेपाल के अंदर यूपीआई सबसे पहले जारी किया गया है। तो फर्स्ट कंट्री कौन सा बन गया है, नेपाल। रुपए कार्ड को लॉन्च करने वाला, रुपए कार्ड जिस कंट्री के अंदर लॉन्च किया गया था वो कौन सा है, वो है भूटान, है ना। भूटान के अंदर सबसे पहले रुपए कार्ड लॉन्च किया गया, उसके बाद में फिर सिंगापुर के अंदर लॉन्च किया गया था। ये आप लोग याद रखना, काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। देखिए यहां पर ये जो एनपीसीआई है, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड यूपीआई इकोसिस्टम, ये दोनों जो हैं ने उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता, अवेयरनेस पैदा करने के लिए यूपीआई सुरक्षा और जागरूकता पहल जो है इसकी घोषणा की है। अब इसके अंदर 1 से 7 फरवरी के बीच में तो क्या है, ये तो अवेयरनेस वीक है, और अवेयरनेस मंथ कौन सा है, वो है फरवरी का। देखिए जब भी आप लोग यूपीआई से कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि यूपीआई से जो भी ट्रांजेक्शन किया जा रहा है उसमें कई सारी ऐप जो है वो मोबाइल के अंदर ऑपरेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो पेमेंट जो है वो रुक सकता है। नेक्स्ट, यदि मान लीजिए कि जहां पर नेटवर्क बहुत कम आ रहा है ना, तो वहां पर भी आपको यूपीआई जो है वो यूज नहीं करना है, क्योंकि पेमेंट यदि कट गया आपके अकाउंट से और वो ट्रांसफर नहीं हुआ है तो आप लोग को एनपीसीआई जो है यहाँ पे कांटेक्ट करना चाहिए। तो यहां पर ये 2 कंडीशन है, यदि ऐसा हो रहा है तो आप लोग को वहां पर यूपीआई ट्रांजेक्शन नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा इस अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर भी बताया गया है। एनपीसीआई के लिए हम लोग बात करें तो फाउंड किया गया था 2008 में, हेडक्वार्टर्स है महाराष्ट्र में, एमडी और सीईओ कौन है, दिलीप एसपी जो हैं ये इसके एमडी एंड सीईओ हैं। नेक्स्ट देखिए, टाटा स्काई ने हाल ही में खुद को रिब्रांड किया है। देखिए जैसे फेसबुक ने रिब्रांड किया मेटा के अंदर, वैसे ही टाटा स्काई ने खुद को रिब्रांड किया है। किसके अंदर, वो किया है टाटा प्ले के अंदर। 10th नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, टाटा प्ले के अंदर। क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर आपके जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यूज बढ़ना शुरू हो जाती है जब आप लोग नाम चेंज करते हैं। जैसे कई एक्टर्स आप लोग देखते हैं उनका रियल नेम कुछ और है ना, लेकिन वो चल पड़े कुछ और नाम से हैं। तो ठीक वैसे ही टाटा स्काई जो है इन्होंने टाटा प्ले के नाम से अपनी रीब्रांडिंग की है। तो टाटा स्काई ने 15 साल के बाद टाटा स्काई के ब्रांड को छोड़ दिया है और टाटा प्ले जो है ये नया नाम इन्होंने रखा है, ठीक है। अब इन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ में भी क्या कर लिया है, टाइप कर लिया है। तो ये न्यू ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है ना, ओटीटी की फुल फॉर्म ध्यान रखिए, ओवर द टॉप, ओवर द टॉप। तो नेटफ्लिक्स जो है, नेटफ्लिक्स के साथ में भी इन्होंने यहां पर इसको ज्वाइन कर लिया है। नेटफ्लिक्स आपको पता है कई सारी वेब सीरीज, मूवीज वगैरह इस पे आती हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो काफी फ्रीडम इसको मिली हुई थी, लेकिन रिसेंटली 2019 के अंदर एक अमेंडमेंट जो है वो लाया गया, अभी 2021 के अंदर भी लाया गया है। इसके तहत ये बताया गया है कि वहां पर सबसे पहले एज डिक्लेरेशन आपको करनी पड़ेगी, यू प्लस, ए प्लस, ऐसी ग्रेडिंग्स होती हैं, तो वो जो है वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी और उसमें लिखना पड़ेगा बाकायदा कि ये जो कंटेंट है ये किसके लिए सुटेबल है, बच्चों के लिए है ना, एडल्ट्स के लिए है, किसके लिए है, ठीक है। चलिए अगला बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है ना, इसको सुन के जो है वो मन प्रसन्न हो गया। क्या है, हैप्पी शॉप। हैप्पी शॉप, जैसे नाम में प्रसन्नता है वैसे इसके काम में भी प्रसन्नता है। क्या है, देखिए
है ना। मेरी हिंदी से आपको कोई परहेज नहीं होना चाहिए, बेसिकली नॉलेज आपको मिलनी चाहिए। देखिए क्या है, हैप्पी शॉप जो है वो एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है एचपीसीएल के द्वारा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। अब ये क्या चीज है? आप लोगों ने फॉरेन के अंदर देखा होगा, जब भी आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने के लिए गए हैं तो वहां पर आपने क्या किया, आपने पेट्रोल ले लिया, उसका पेमेंट करने के लिए जो है या आप सीधा वहां पे पेमेंट कर सकते हैं या फिर वहां पर नजदीकी स्टोर जो है वो भी बने हुए रहते हैं, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, उसका पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब पेट्रोल पंप पर यदि मान लीजिए कि आपको मार्केट भी अवेलेबल हो जाए, सुपर मार्केट भी जो है वो अवेलेबल हो जाए, शॉप्स ऐसी अवेलेबल हो जहां पे आप लोग खरीदारी भी कर सकें, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे कि ये सुविधा स्टोर है। ठीक है, कन्वीनियंस स्टोर है। इसका नाम रखा है एचपीसीएल ने, हैप्पी शॉप नाम रखा है, जहां पे आप लोग खरीदारी भी कर सकते हैं, है ना। तो केवल फॉरेन में हमको देखने को मिलता है, इंडिया में बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। तो एचपीसीएल ने अपने जितने भी कस्टमर हैं उनकी जो भी रोजमर्रा की जरूरतें हैं उनके लिए हैप्पी शॉप के नाम से एक रिटेल शॉप जो है, रिटेल स्टोर, इसको शुरू किया है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो एचपीसीएल के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मुंबई के अंदर है। सीईओ एंड चेयरपर्सन कौन है? मुकेश कुमार सुराना इसके सीईओ और चेयरपर्सन है। भाई आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलना, है ना, लाइक करना आप लोग को नहीं भूलना है। नेक्स्ट देखिए, विथ विच बैंक टाटा पावर लॉन्च सूर्य शक्ति सेल टू फाइनेंस सोलर प्रोजेक्ट। तो सूर्य शक्ति सेल जो है वो फाइनेंस, यहाँ पे फाइनेंशियल सोलर प्रोजेक्ट के लिए टाटा कंपनी ने जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया है, लेकिन किसके साथ में मिलकर लॉन्च किया है? तो बी जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए सबसे पहले आप लोग को ये समझना पड़ेगा, सूर्य शक्ति सेल ये तो आप लोग समझ गए वैसे तो कि सोलर प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, ये फाइनेंशियल सोलर प्रोजेक्ट है। तो सोलर जो है वो एक रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काउंट होता है। अब देखिए आपको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं कि सोलर को हम लोग इतना बढ़ावा क्यों देते हैं, बेसिकली इतना बढ़ावा क्यों दिया जाता है। देखिए अभी आप लोगों को पता है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। इस वॉर के अंदर रशिया की जो पाइपलाइन जर्मनी तक जा रही थी जिसका नाम है नॉर्ड स्ट्रीम, नॉर्ड स्ट्रीम जो है ये गैस पाइपलाइन जो है ये कहां तक जा रही थी? ये जा रही थी जर्मनी तक। अब जर्मनी ने कहा हमको जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है, क्योंकि जर्मनी के पास में रिन्यूएबल जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी जो है, इसके सोर्सेज उसने डेवलप कर रखे थे। इसीलिए नॉर्ड स्ट्रीम लाइन जो है इसका काम रोक दिया गया, जो कि गैस पाइपलाइन थी रशिया से जर्मनी के बीच में, जो कि यूरोप के अंदर गैस पहुंचा रही थी। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी के भरोसे जो है वो जर्मनी ने इसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो आप लोग पावर इसकी समझ सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है ये अपने आप में कितनी ताकत रखती है। तो भारतीय स्टेट बैंक ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए मौजूदा वित्त व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से सूर्य शक्ति सेल जो है ये एक समर्पित यानी कि डेडिकेटेड एक सेंट्रलाइज पावर प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया है। ठीक है, याद रहेगा आपको? बहुत बढ़िया। तो एसबीआई ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए टाटा पावर सोलर सिस्टम के साथ में क्या किया है? सहयोग किया है। तो इसकी यदि हम लोग हेडक्वार्टर्स की बात करें तो मुंबई के अंदर हेडक्वार्टर है, फाउंड किया गया था 1989 के अंदर। अगला देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड है ने एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में साझेदारी की है, ठीक है, और इसके साथ में ही रिसेंटली जो है एक बैंक के साथ में भी साझेदारी की गई है। इसके तहत ये क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च करेंगे। अब ये किस बैंक के साथ में की गई है? सी इसका करेक्ट आंसर है, पंजाब नेशनल बैंक के साथ में जो है ये साझेदारी की गई है। तो पीएनबी, अब पीएनबी की स्थापना आपको पता है कि 1893 के अंदर की गई थी। भारत का पहला ऐसा बैंक था जो कि भारतीयों के द्वारा यहां पर ऑपरेट किया जा रहा था। याद रखिए, पीएनबी भारत का पहला ऐसा बैंक है जो कि भारतीयों के द्वारा, और उसमें कर्मचारी जो है एम्प्लॉइज वो भी भारतीय ही थे, वो पंजाब नेशनल बैंक था। तो पीएनबी पतंजलि और आयुर्वेद है, इसने एनपीए के साथ में साझेदारी करके क्रेडिट कार्ड जो है इसको लॉन्च किया है। ठीक है, याद रहेगा। तो ये क्रेडिट कार्ड जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया है। अब इसके दो वेरिएंट्स हैं, कौन कौन से? पीएनबी रुपए प्लेटिनम और पीएनबी रुपए सिलेक्ट जो है, इसके दो वेरिएंट जो है वो मार्केट में उतारे गए हैं। अब ये रुपए आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे रुपए लिखा हुआ है, पहले यहाँ पे लिखा था मैस्ट्रो, मास्टर, है ना, ऐसे लिखा हुआ आता था। बेसिकली वो क्या थी? यूएसए बेस्ड कंपनीज थी। अब जब भी
ग्राहक और बैंक के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो उस ट्रांजेक्शन को सिक्योर करने के लिए मैस्ट्रो और मास्टर जो है ये कंपनीज काम करती थी, लेकिन वो पैसा बाहर जाता था। इंडिया का जो पैसा है वो डॉलर के रूप में बाहर जाता था, ठीक है। उसी को कम करने के लिए रुपए जो है ये भारत का ही क्या है, एक ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी सिस्टम है, ठीक है। तो भारत का पैसा भारत में ही रहे, इसके लिए रुपए कार्ड जो है वो लॉन्च किया था। और मैंने आपको बताया भी था कि रुपए कार्ड सबसे पहले कहां पर जो है वो लॉन्च किया गया था, भूटान के अंदर, ठीक है। पीएनबी के एमडी और सीए कौन है, अतुल कुमार गोयल हैं। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली के अंदर। फाउंड किया गया था 1894 में, है ना। तो अभी मैंने आपको जो ईयर बताया ना 1893, इसको आप लोग 1894 कर लीजिएगा, ठीक है। पीएनबी की टैगलाइन क्या है, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड जो है इसको फाउंड किया गया था जनवरी 2006 के अंदर। इसके फाउंडर कौन है, एक तो रामदेव हैं और बालकृष्णन जो हैं, आप लोग देखते होंगे हमेशा पेड़ों पर चढ़े हुए मिलते हैं, तो बालकृष्णन जो हैं वो इसके फाउंडर हैं। हेडक्वार्टर्स कहां पर है, हरिद्वार के अंदर है। नेक्स्ट देखिए, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर कौन है, हैज रिजाइंड एज नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो रिसेंटली ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नाम है उर्जित पटेल, क्योंकि उर्जित पटेल ने AIIB, है ना, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जो है इसके अंदर क्या किया है, इसके अंदर इसको ज्वाइन किया है एज ए उपाध्यक्ष के तौर पर, है ना। तो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर इन्होंने तो एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जो है इसको ज्वाइन कर लिया है उर्जित पटेल ने। और इसके हेडक्वार्टर्स कहां है, बीजिंग के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स हैं। इसीलिए इन्होंने ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पद से जो है, यानी कि यहां पर नॉन एग्जीक्यूटिव पद पे ये काम कर रहे थे, यहां से इन्होंने क्या दे दिया है, रेजिग्नेशन दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। चलिए, आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं उर्जित पटेल, भाई गुजराती हैं, बिजनेस के अंदर माइंडेड हैं, ठीक है। ने अगले महीने से शुरू होने वाले पूर्वकालिक कार्य का हवाला देते हुए ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नॉन एग्जीक्यूटिव, है ना, जो गैर कार्यकारी है और स्वतंत्र निदेशक के पद से क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। पूर्व राज्यपाल ने भी ये पुष्टि की है, ठीक है, कि इस्तीफे के लिए उनकी नई परियोजनाओं के अलावा कोई अन्य कारण नहीं था, ठीक है। चलिए, तो पटेल को हाल ही में बीजिंग स्थित, है ना, तो हेडक्वार्टर कहां है, AIIB के बीजिंग के अंदर स्थित है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है यहां पर दक्षिण एशिया में निवेश संचालन के लिए उपाध्यक्ष के तौर पर क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है। और उनकी नियुक्ति जो है वो 1 फरवरी से यहां पर प्रभावी भी हो चुकी है ना, तो इफेक्ट में आ चुके हैं 1 फरवरी से। चलिए, आरबीआई के 24वें गवर्नर के रूप में इन्होंने काम किया। इनका जो अपॉइंटमेंट है वो 2016 से 2018 तक किया गया था और इन्होंने रघुराम राजन को क्या किया था, रिप्लेस किया था। इससे पहले वो मॉनेटरी पॉलिसी के आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में भी कार्य कर चुके थे। अच्छा, मेरे क्वेश्चन का आप लोग आंसर कीजिए कि आरबीआई के अंदर कितने डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखिए, 2022 में ब्रांड फाइनेंस के सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में LIC ने विश्व में कौन सी रैंक जो है वो हासिल की है। तो भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, LIC से रिलेटेड है। तो LIC ने जो है वो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, LIC ने यहां पर 10th रैंक जो है, 10th रैंक वो हासिल की है ना। LIC ने 10th रैंक जो है वो हासिल की है। तो ब्रांड फाइनेंस के द्वारा एक ब्रांड वैल्यू रिपोर्ट के अनुसार LIC को पूरे विश्व के अंदर 10वें स्थान पर जो है वो रखा गया है। और इसमें एकमात्र भारतीय बीमा कंपनी है, एकमात्र क्या है, भारतीय बीमा कंपनी है। ब्रांड फाइनेंस के अनुसार LIC का बाजार मूल्य 2022 तक 43.40 लाख करोड़ रुपए जो है वो हो जाएगा, है ना। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। LIC की यदि हम लोग बात करें तो चेयरपर्सन है MR कुमार, हेडक्वार्टर्स है मुंबई के अंदर। फाउंड किया गया था 1 सितंबर 1956 को इसको फाउंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, मतलब NSO की यहां पे बात की जा रही है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 द इंडियन इकोनॉमी हैज कॉन्ट्रैक्टेड, यानी कि कितनी जो है वो संकुचित हुई है, कितनी कम हुई है। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा 6.6 जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा, इतनी क्या हुई है, वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है। अब कारण क्या रहा है, कारण बेसिकली इसमें कोविड का कारण बताया गया है कि कोविड के अंदर इंडियन जो इकोनॉमी है ये क्या हुई है, कॉन्ट्रैक्ट हुई है, सिकुड़ी है, ठीक है। तो देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO और मॉस्पी, ठीक है, मॉस्पी की फुल फॉर्म क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ये मॉस्पी की फुल फॉर्म है।
तो रिसेंटली जो है वो इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है और उन्होंने बताया है कि जीडीपी के अनुमान के अकॉर्डिंग भारत के अंदर जो कमी आई है वो कितनी आई है, वो 6.6 की कमी आई है। इससे पहले 7.3% जो है वो भी गिरावट दर्ज की गई थी। और यहां पर कारण तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, कोविड महामारी और लॉकडाउन के अंदर जो है वो ये स्थिति देखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गवर्नमेंट इज सेटिंग अप द नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, ठीक है, द इनर्शियल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ एनएलएमसी विल बी, तो ये कितना जो है ये होगी, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि जितनी भी लैंड्स हैं, है ना, जो सरकार की जितनी भी लैंड्स हैं उनका मोनेटाइजेशन करने के लिए यहाँ पर शेयर पूंजी जो है वो कितने करोड़ रुपए यहाँ पर निर्धारित की गई है। तो सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। 5,000 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पर निर्धारित की गई है। इसमें देखिए आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग सरकार भूमि और अन्य गैर प्रमुख संपत्तियों में, आप लोग ध्यान रखिए कि पूरे देश में जितनी भी लैंड है ना वो सब सरकार की है, चाहे आपने खरीदी पैसे में क्यों ना खरीद ली, लेकिन वो सरकार की ही है। सरकार ने आपको क्या दी है, लीज पर दी है। जैसे किसी स्टेट की बात करें, हम लोग यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, महाराष्ट्र, किसी भी स्टेट की बात कर लीजिए, उस स्टेट गवर्नमेंट की पूरी वहां पर लैंड होती है। बेसिकली जब आप किसी जमीन को खरीदते हैं ना तो आपने उसको लीज पर लिया है, ये मान लीजिए, बस हो सकता है कि आपने लाइफ टाइम लिया है, लेकिन सरकार जो है वो उसकी क्या होती है, मालिक होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसे भारत सरकार ने स्वामित्व वाली 100% इकाई के रूप में स्थापित किया जा रहा है। प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी जो है वो कितनी है, 5,000 करोड़ रुपए जो है वो होगी, जबकि सब्सक्राइब्ड शेयर पूंजी जो है वो कितनी है, 150 करोड़ रुपीस इसकी सब्सक्राइब पूंजी है, ठीक है। चलिए ये चीज आपको समझ में आ गई होगी बेसिकली। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए फेज 1 है, फेज वन जो है इसके अंदर बैंक वित्त वर्ष 2012 है ना, 2012 यानी कि 2012 के अंदर कितने करोड़ रुपए के मूल्य के 15 एनपीए, यानी कि एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स खाते जो हैं इनको बैड बैंक को हस्तांतरित करने की यहां पर कवायद की गई है। तो बैड बैंक कौन सा है, वो है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जो है वो एज ए बैड बैंक काम करेगा। तो बैड बैंक क्या करता है कि जितने भी एनपीए हैं इनको वापस से रिकवर करने का काम करता है। तो बेसिकली यहां पर क्या किया गया है कि बैंक्स ने अपने लगभग यहां पर 50,000 करोड़ रुपए के जो एनपीए खाते हैं वो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ट्रांसफर किए हैं। भाई हमसे वसूले नहीं जा रहे हैं, आप वसूल लीजिए इसको, ठीक है। लेकिन टोटल कितने थे, टोटल थे 82,845 करोड़ रुपए, जिसमें से 50,000 करोड़ रुपए जो हैं वो 50,000 करोड़ रुपए के इसमें क्या किए गए हैं, ट्रांसफर किए गए हैं। अब टोटल इसके अंदर 38 एनपीए यानी कि 38 जो थे 38 एनपीए यहां पर संपत्तियां थी, खाते थे, उनको क्या किया गया है, ट्रांसफर किया गया है बैड बैंक के अंदर, ठीक है। तो यहां पर वित्त वर्ष मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर, ये आप लोग को याद में रखना है। नेक्स्ट देखिए, वेदांता लिमिटेड ने किस बैंक के साथ 8,000 करोड़ रुपए की सुविधा का करार किया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 18वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो वेदांता लिमिटेड ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ में 8,000 करोड़ रुपए जो है इसके लिए क्या किया है, एक करार किया है। क्या है देख लेते हैं इसके अंदर। तो वेदांता लिमिटेड ने उधारदाताओं के साथ चर्चा के बाद सिंडिकेटेड सुविधा के अधिकांश हिस्से को लेने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ में 7.5% पर 8,000 करोड़ रुपए की सुविधा का क्या किया है, करार किया है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोविड-19 के अंदर कई कंपनियां जो थी वो घाटे के अंदर चली गई थी। यूबीआई की यदि हम लोग बात करें तो हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई के अंदर, सीईओ है राज किरण राय, फाउंड किया गया था 11 नवंबर 1919 को, कहां पर, मुंबई के अंदर इसको फाउंड किया गया था। एक्सिम बैंक द्वारा श्रीलंका को लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में कितनी राशि प्रदान की गई है। एक्सिम बैंक को हम लोग कहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। अब यहां पर लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब एक मैक्सिमम लिमिट जो है वो यहां पर प्रोवाइड की गई है। करेक्ट आंसर क्या है, 500 मिलियन यूएस डॉलर जो है इतनी लाइन ऑफ क्रेडिट यहां पर दी गई है। भाई श्रीलंका की समस्या क्या है, समस्या सुनिए आप। श्रीलंका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि ये दूसरी कंट्रीज पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अभी आप लोगों को पता है कि जब यूक्रेन का और रशिया का वॉर चल रहा है तो श्रीलंका की गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया है कि रोजाना जो है वो 7 घंटे बिजली की कटौती होगी। क्यों भाई, ऐसा क्यों किया गया है? श्रीलंका ने इसलिए ये किया है क्योंकि जो भी
एनर्जी के रिसोर्सेज आ रहे थे, वो रिसोर्सेज आना बंद हो गए, और जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आ रहे थे रशिया से, वो श्रीलंका के अंदर आना अभी बंद हो चुके हैं। तो श्रीलंका ने कहा है कि हमारे पास में बिजली नहीं है, इसलिए रोजाना 7 घंटे की कटौती जो है वो की जाएगी। अब श्रीलंका चाइना के जाल में भी फंस चुका है। चाइना ने हम्बन टोटा जो प्रोजेक्ट है, चाइना ने हम्बन टोटा प्रोजेक्ट पर इतना पैसा खर्च किया कि उसका ब्याज चुका पाना भी श्रीलंका के लिए मुश्किल हो गया। तो श्रीलंका ने रिसेंटली लाइन ऑफ क्रेडिट लिया है एक्सिम बैंक से, और वो कितना लिया है, 500 मिलियन यूएस डॉलर का लिया है। तो श्रीलंका की हालत बड़ी खराब है ना, हालत पतली है भाई इसकी तो। ठीक है, तो भारत सरकार की ओर से भारतीय जो एक्सिम बैंक ने पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के वित्त पोषण के लिए, इससे क्या करेगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट वो खरीदेगा। तो 500 मिलियन जो है इसकी ऋण की सुविधा दी है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की यदि हम लोग बात करें तो फाउंड किया गया था 1982 के अंदर। हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, और हेड कौन है, हर्ष भंगारी जो है वो क्या है, इसके हेड हैं। नेक्स्ट देखिए, 2021 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। तो 20 का 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा कि यूएस जो है वो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना है इंडिया का। इससे पहले 2020 में चाइना था, लेकिन अब कौन बन चुका है, यूएस बन चुका है। अब देखिए यहां पर भारत को क्या फायदा हुआ, यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा था ना, इसके तहत यूएस ने क्या किया कि अपने सामान जो है इसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया इंडिया के अंदर। ठीक है, तो यूएस जो है वो अभी भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका कैलेंडर वर्ष यानी कि 2021 में, तो फाइनेंशियल ईयर आप लोग को याद रखना है, यहां पर 112.3 बिलियन डॉलर के व्यापार के साथ में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन चुका है। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर कौन है, चाइना ही है। लेकिन इससे पहले आप लोग देखेंगे कि 2020 में चीन शीर्ष स्थान पे था और अमेरिका दूसरे स्थान पर था। फिर 2019 में यूएसए जो है वो क्या बन चुका है, शीर्ष स्थान पर आ चुका है, चीन दूसरे स्थान पर जा चुका है। ठीक है, 2021 में आप लोग देखेंगे तो यूएस फर्स्ट पोजीशन पर आ चुका है और चाइना जो है वो सेकंड पोजीशन पर आ चुका है ना। तो चाइना और यूएसए जो है वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए भारत जो है वो नॉन अलाइंड रहता है, नाम है ना, नॉन अलाइंड मूवमेंट की तरफ वो ज्यादा ध्यान देता है। ना तो हम यूएसए की तरफ हैं, ना हम चाइना की या रशिया की तरफ है ना। तो ये जो है ये बहुत कारगर साबित हो रही है, क्योंकि यूक्रेन को भाई भरोसा दिलाया था यूएस ने, क्या नतीजा निकला, यूक्रेन जो है वो क्या हुआ है, उसकी हालत आप लोग देख सकते हो। और रिसेंटली क्वाड की बैठक तो हुई है, रिसेंटली क्वाड की मीटिंग कंडक्ट हुई है, वहां पर इंडिया ने ये कह दिया है कि जो भी यूक्रेन के अंदर चला है वो एशिया पैसिफिक के अंदर नहीं होना चाहिए। यूएस ये कान खोलकर बात सुन ले कि एशिया पैसिफिक के अंदर ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, आरबीआई ने इंडिपेंडेंस कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो बैंक का मुख्यालय जो है, इंडिपेंडेंस कॉर्पोरेटिव बैंक का मुख्यालय ये कहां पर स्थित है, तो 21 का करेक्ट आंसर है नासिक के अंदर। भाई नासिक के अंदर अभी हम लोगों ने पहले देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में, जहां पर नोट छापने के जो है वो यहां पर लाइन स्थापित की गई है। तो नासिक के अंदर ही जो है वो इसके क्या है, हेडक्वार्टर स्थित है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 फरवरी 2022 से इंडिपेंडेंस कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड नासिक महाराष्ट्र का लाइसेंस क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है। आरबीआई द्वारा लाइसेंस रद्द करने का प्रमुख कारण क्या है, बैंक के पास में पर्याप्त कैपिटल जो है, कमाई संभावनाएं वो नहीं थी, है ना। यहां पर जितना भी बैंक के पास में एसएलआर सीआरआर रहता है वो नहीं था, कोई भी इसके लिए लोन के लिए इसके पास में पैसा नहीं था, तो क्या कर दिया, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि एक एक्ट जो है वो काम करता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ईयर आप लोग याद रखना, इसके तहत जो है ये प्रावधान का अनुपालन नहीं कर रहा था, तो क्या कर दिया गया है, लाइसेंस इसका रद्द कर दिया गया है। डीआईसी जीसी जो है इसके चेयरपर्सन है माइकल पात्रा, फाउंड किया गया था 15 जुलाई 1978 को, हेडक्वार्टर्स है कहां पर, मुंबई के अंदर। नेक्स्ट देखिए, हु हैज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली जो है भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड जो है इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो 22 का करेक्ट आंसर है रवि मित्तल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखना इसके बारे में। रवि मित्तल को आईबीबीआई जो है इसके नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अब देखिए एम एस साहू जो है वो क्या हुए, रिटायर हुए, और उनके स्थान पर कौन आ गए, उनके स्थान पर कौन आ गए, रवि मित्तल आ गए। लेकिन यहां पर आप लोग नवरंग सैनी का भी नाम आप लोग देख सकते हैं। अब नवरंग सैनी बीच में कहां से आ गए, देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए कि प्रेसिडेंट जो है वो रिटायर हो गए हैं,
ठीक है। अब वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भी अपने पद पर नहीं है, तो आप लोग बोलोगे कि सर वाइस प्रेसिडेंट अपने पद पे नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको प्रेसिडेंट बना देंगे। बोले ठीक बात है, लेकिन क्या होता है कि एक इंटरिम जो है, यानी कि कोई भी पद जो है वो खाली नहीं रहता, तो उस पद को भरने के लिए कि अतिरिक्त प्रभार जो है वो दिया जाता है, अंतरिम अध्यक्ष जो है वो बनाया जाता है। तो यहाँ पर नवरंग सैनी जो थे वो केवल उस पद पर सुशोभित थे कि पद जो है वो खाली नहीं रहता है। ठीक है, याद रहेगा, तो रवि मित्तल का आप लोग नाम याद रखना। आईबीबीआई जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1 अक्टूबर 2016 को अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। ये ईयर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, जनवरी 2022 में बेरोजगारी दर जो है वो क्या दर्ज की गई है। बहुत बेरोजगारी बढ़ चुकी है, और आप लोगों को मैं जनवरी के आंकड़े बताऊं तो जनवरी के अंदर राजस्थान जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर आ गया, जबकि दिसंबर के अंदर हरियाणा जो था वो बेरोजगारी के अंदर पहले स्थान पर था। तो अब बेरोजगारी कितनी बढ़ चुकी है, 6.57। मतलब जो रोजगार करना चाहते हैं, स्किल्स है उनके पास में, फिर भी उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उनकी संख्या कुल कितनी है, 6.57% जो है वो उनकी कुल संख्या है। तो यहां पर थिंक टैंक है कौन सा, CMIE। CMIE की फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इसने रिसेंटली एक रिपोर्ट जो है वो जारी की है, उसमें ये बताया है कि मार्च 2021 से जो है वो अपने सबसे कम रेट पर है, और 6.57 जो है ये रेट आप लोग को याद कर लेनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, राहुल भाटिया जो है वो रिसेंटली किस एयरलाइन कैरियर के प्रबंध निदेशक के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। तो 24 जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इंडिगो के। वैसे इंडिगो की फ्लाइट जो है वो बहुत सस्ती आती है, आप लोगों ने देखा भी होगा, है ना। इनमें यदि हम लोग देखें सबसे सस्ती जो है वो इंडिगो एयरलाइंस है। तो इसके प्रबंध निदेशक जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं राहुल भाटिया। कम लागत वाली भारतीय एयरलाइंस इंडिगो ने अपने सह संस्थापक और प्रमोटर राहुल भाटिया को तत्काल रूप से क्या बना दिया है, एमडी जो है वो अपॉइंट कर दिया है। ठीक है, तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं वह इंडिगो के पहले सीएमडी हैं, क्योंकि इससे पहले कंपनी का कोई प्रबंध निदेशक नहीं था। रोनोजॉय दत्ता इंडिगो के सीईओ थे। ठीक है, तो एमडी के पद पर कोई भी नहीं था, पहली बार ये अपॉइंटमेंट हुआ है, इसलिए हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, केंद्र ने हाल ही में दीपक दास के स्थान पर किसे लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए की फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में शपथ दिलाई है। तो वो कौन है, 25 का करेक्ट आंसर है सी, सोनाली सिंह। रिसेंटली एग्जाम में भी पूछा गया ये, है ना। जनवरी के अंदर एक एग्जाम हुआ था, सॉरी फरवरी के अंदर एग्जाम हुआ था, उसमें आ चुका है ये, याद रखना आप लोग। अब आप लोग दो टर्म देखते हैं, एक तो होता है CAG, एक तो होता है CAG, और एक होता है CGA। देखिए CAG जो है वो बजट का पैसा खर्च करने के बाद उसकी रिपोर्ट तैयार करता है, और CG क्या करता है कि पहले से ही उसका ड्राफ्ट जो है वो बना देता है, पहले से ही उसका ड्राफ्ट बना देता है। ये पोस्ट जो है वो 1986 के आसपास जो है इस पद को बनाया गया था, और इस पद पर सोनाली सिंह जो है इनको अपॉइंट किया गया है। जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, यदि वहां पर कोई भी ऑडिटिंग करनी है, याद रखना कोई भी ऑडिटिंग करनी है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, ठीक है, ऑडिटिंग करनी है, तो उसके लिए आर्टिकल 148 के तहत सीएजी जो है इनको अपॉइंट किया जाता है। लेकिन सीएजी जो है वो सीधा क्या नहीं करते, ऑडिटिंग नहीं करते, वो भी किसकी अपॉइंटमेंट करते हैं, एक सीए की अपॉइंटमेंट करते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट की जो है अपॉइंटमेंट करते हैं। तो चार्टेड अकाउंटेंट जो है वो दो प्रकार की रिपोर्ट जो है वो तैयार करता है। एक रिपोर्ट देता है वो किसको, जिन्होंने भी उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है शेयर मार्केट में, उनकी इन्फॉर्म करने के लिए जो शेयर होल्डर्स हैं उनको एक रिपोर्ट दे देगा। और इसकी दूसरी कॉपी जो है वो किसको दी जाती है, सीएजी को दी जाती है, और सीएजी इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने क्या कर देते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं। तो आर्टिकल आप लोग जरूर याद रखना। अब यहां पर दीपक दास के स्थान पर कौन आ गए हैं, सोनाली सिंह आ चुकी हैं। इनका काम क्या है कि पूरा जो पैसा खर्च किया जाएगा उसका ड्राफ्ट निर्मित करना। तो सोनाली सिंह जो है इनको 1 फरवरी 2022 से व्यय विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन जो है सीजे का पद जो है वो दिया गया है। 31 जनवरी 2022 को दीपक दास क्या हो चुके हैं, यहां पर सेवानिवृत्त हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए 26 क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी के द्वारा भारत के अंदर 2021 में सॉवरेन लोन के लिए माध्यम से कितनी राशि जो है वो प्रदान की गई है। 26 का करेक्ट आंसर है 4.6 बिलियन। ये क्वेश्चन भी जो है वो किसी ना किसी एग्जाम में आ चुका है, मुझे याद नहीं किस एग्जाम में, लेकिन आ चुका है ये। ठीक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसके हेडक्वार्टर फिलीपींस की कैपिटल मनीला के अंदर स्थित है, और वहीं से भारत के लिए सॉवरेन लोन जो है वो 4.6 बिलियन डॉलर का रिलीज किया गया है। इसके हेडक्वार्टर्स फिलीपींस के अंदर है। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है,
तुसुगु असाकावा, है ना, तो जापानी है ना, इसलिए नाम कुछ ऐसा ही है। मेंबरशिप कितनी है? 68 कंट्रीज के पास में है। फाउंड किया गया था 19 दिसंबर 1966 को। 27 क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। केवीआईसी ने हाल ही में नकली खादी उत्पाद बेचने के लिए किस खादी संस्थान का प्रमाणन जो है वो क्या कर दिया है? रद्द कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। किसका किया है? मुंबई खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, है ना। इन्होंने क्या किया? नकली खादी ये लोग बेच रहे थे। अब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है, इन्होंने इसका क्या कर दिया? लाइसेंस रद्द जो है वो कर दिया। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। तो खादी एम्पोरियम के नाम से मुंबई के अंदर संचालित हो रहा था, उसके लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिए गए हैं। केवीआईसी ने एम के वी आई ए, ठीक है, एम के वी आई ए का क्या कर दिया है? लाइसेंस रद्द कर दिया है। नकली जो था वो खादी का सामान बेच रहा था, इसलिए उसको रद्द कर दिया। ठीक है, केवीआईसी जो है इसके हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। चेयरपर्सन कौन है? विनय कुमार सक्सेना, है ना। तो विनय कुमार सक्सेना जो है ये इसके चेयरपर्सन है। किसकी पेरेंट कंपनी है? एमएसएमई जो है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इसकी क्या है? ये एक पेरेंट कंपनी है। नेक्स्ट देखिए 28 क्वेश्चन है। भारत सरकार ने 28 जनवरी 2022 को कितने रुपए की राशि के लिए आरबीआई के साथ में अपनी जो भी प्रतिभूतियां यानी कि सिक्योरिटीज जो हैं इनको रूपांतरण स्विच लेन देन जो है इसका किया है, मतलब रिसेंटली सिक्योरिटी जो है इसका ट्रांजेक्शन किया है। तो यहां पर 28 का करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? 1,19,701 करोड़ रुपए के ट्रांजेक्शन जो है वो रिसेंटली सिक्योरिटी जो है उनको एक्सचेंज किया गया है। क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा आंकड़ा आप लोग याद रख सकते हैं ना, इसकी जो आंकड़े हैं वो आप लोग याद रख सकते हैं। तो जितने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो हैं कि 2 श्रेणियों की अवधि के जो साधन लघु हैं, मतलब शॉर्ट टर्म जो है, शॉर्ट टर्म मतलब 91 दिनों के लिए, 182 डेज हैं, 364 मतलब 1 साल से कम के लिए, और फिर जो लॉन्ग टर्म्स हैं उसमें 5 साल, 40 साल, है ना, इसके लिए जो है वो यहां पर ट्रांजेक्शन्स किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए सीआईआई। तो सीआईआई के द्वारा किस बैंक को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड जो है, अवार्ड का नाम है DX 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो रिसेंटली कर्नाटका बैंक जो है इसको क्या किया गया है? यहां पर सम्मानित किया गया है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, है ना। तो डिजिटल ट्रांजेक्शन इसने ज्यादा किए, पूरा अपने खाते जो है इनको सबको डिजिटली इसने क्या कर दिया? पूरा का पूरा चेंज कर दिया। तो कर्नाटक बैंक को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड DX 2021 जो है ये अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, अब देखिए किसके लिए? केबीएल विकास, है ना। केबीएल विकास जो है इसको कर्नाटक बैंक ने लॉन्च किया था 2017 के अंदर, और ये बहुत महत्वपूर्ण पहल थी। ये आप लोग मान के चलिए कि जैसे आप लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए देखते हैं तो वैसे ही एक पहल जो है कर्नाटक बैंक ने शुरू की थी, और यहां पर डिजिटल कैपेसिटीज को बढ़ाया गया था। इसीलिए कर्नाटक बैंक जो है इसको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड DX 2021 जो है वो दिया गया है। ठीक है, कर्नाटक बैंक कर्नाटक में मंगलूर में स्थित एक अनुसूचित, है ना, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, देखिए भारत के अंदर बैंकिंग और नॉन बैंकिंग 2 प्रकार की संस्थाएं होती है। तो बैंकिंग जो है ना उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो शेड्यूल बैंक आते हैं, एक नॉन शेड्यूल बैंक आते हैं। शेड्यूल बैंक के अंदर कई सारे कमर्शियल बैंक जो है उनको काउंट किया जाता है। ठीक है, चलिए सीईओ कौन है इसके? महाबलेश्वर MS हैं। हेडक्वार्टर्स है मंगलुरु के अंदर। फाउंड किया गया था 18 फरवरी 1924 को। नेक्स्ट देखिए साइबर सुरक्षा। ठीक है, मतलब मैंने आप लोगों को शुरू में क्या बताया था कि जब भी आप लोग यूपीआई जो है यूपीआई ट्रांसफर करें उसका ध्यान रखें कि वहां पे नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। ठीक है, कोई भी ऐप जो है वो पहले से मोबाइल में रन नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसके लिए एक इंश्योरेंस जो है उसकी पेशकश करने के लिए हाल ही में किस बीमा कंपनी ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ में साझेदारी की है? तो रिसेंटली आईसीआईसी लोम्बार्ड जो है इसने कहा है कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसका इंश्योरेंस भी किया जाएगा फेलियर की कंडीशंस के अंदर, है ना। या फिर हम लोग देखें कि साइबर सुरक्षा, किसी के बैंक से पैसे निकल गए हैं, फ्रॉड हो गया है, उसके रिलेट जो है उसके रिलेट एक सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे फिशिंग का आप लोगों ने नाम सुना होगा। फिशिंग किसको कहते हैं? कि बैंक अकाउंट जो है इसको हैक कर लिया जाता है। स्पूफिंग कहा जाता है। ईमेल जो है स्पूफिंग मतलब आपको जो है मेल्स आते हैं, है ना, स्पैम के अंदर कई सारे मेल जो है वो आते हैं, अनवांटेड मेल जो है वो दिखाई दे जाते हैं। ठीक है,
तो देखिए एयरटेल पेमेंट बैंक के ग्राहक इस बार साइबर बीमा पॉलिसी को एयरटेल थैंक्स ऐप का उपयोग करके मिनटों में क्या कर सकते हैं, वो वहां से खरीद सकते हैं। इंश्योरेंस है, ठीक है। तो ये काफी अच्छा सेशन जो है वो आज का हमारा रहा है। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताना कि ये पार्ट 1 आप लोगों को कैसा लगा है। पार्ट 2 आप लोगों के लिए जल्दी आएगा, है ना। आप लोग जो है बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे होंगे। पार्ट 2 जो है वो आप लोग के लिए लाई जाएगा। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। वहां पे जाके जो है आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। सेशन को लाइक करना मत भूलना, है ना। सेशन को लाइक करना मत भूलना। और जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी में लगे रहिए। स्टडी ग्लोज आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन नॉलेज लेके आता है। कई सारे कोर्सेज जो हैं वो सिद्धांत सर ने रिसेंटली लॉन्च किए हैं। सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और भाई वही 1 मिलियन जो है वो जल्दी से पहुंचा दीजिए। अब आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है। अब आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए इस चैनल को, ठीक है, मैक्सिमम लोगों तक। तो नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू।